नमस्कार, जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। तो आज है ये कंप्यूटर का फ्री हिट नंबर 3। इसके पहले फ्री हिट 2 बन चुके हैं। इस फ्री हिट की खासियत क्या होती है, यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं इसका आंसर के साथ साथ डिटेलिंग भी करूंगा इस वीडियो में। और ये वीडियो जेएसएससी सीजीएल हो या एलडीसी हो या एलडीसी माफ कीजिएगा स्टेनोग्राफर हो, इन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें मैं कुछ आपको चीज़ें याद करवाऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा। एक आध क्वेश्चन इसमें वैसे भी है जो आपके जेएसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जेएसएससी एग्जाम्स में जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेमोरी क्या होती है, मॉडेम क्या होता है, पीढ़ी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला मैंने लिख दिया, आपको याद करवाऊंगा, आज ये याद करवा के मैं जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। इसके पहले 2 मैंने बना रखी है, ये फ्री हिट, वो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त 3-4 वीडियो कंप्यूटर के और भी बने हुए हैं आप ही के इस चैनल पे, आजाद जेपीएससी अकेडमी इस चैनल पे, तो देख सकते हैं आप। देखिए, कंप्यूटर की मुख्य स्मृति को और किस नाम से जानते हैं, ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। अब मेमोरी जैसे ही आपका मतलब आता है तो फटाक से दिमाग ये है मेमोरी आपकी, यही आपको संचालित करता है। ये जैसे जैसे कहेगा, जो सोचेगा वही आप करिएगा। तो सीपीयू, कंप्यूटर का मेमोरी क्या कहलाता है, या ब्रेन, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। इसके 3 पार्ट होते हैं, खैर वो मैं वीडियो में बता चुका हूं। देखिए, मुख्य स्मृति, मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन होता है यहां पे मैं लिखते चलता हूं। मेमोरी के 2 पार्ट, पहला है आपका प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी या इंटरनल, इन छूट गया, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी, ठीक। दूसरा होता है सेकेंडरी, मैं शॉर्ट में सेकेंडरी लिख दिया, या एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी दूसरा पार्ट, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी है मतलब बाह्य स्मृति, और प्राइमरी या इंटरनल मतलब प्राथमिक या आंतरिक मेमोरी। चलिए, अब इसके मैं करता हूं 2 पार्ट। एक्सटर्नल के 2 पार्ट, एक मैग्नेटिक मेमोरी और एक होगा आपका ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में आपका आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ये क्या है, फ्लॉपी डिस्क वो भी समझाता हूं। ऑप्टिकल मेमोरी के 2 पार्ट मुख्य तौर पे किया जाता है, एक तो सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी क्या है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी। तो डीवीडी और सीडी 2 हो गया आपके डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो गया, और सीडी हो गया, ये आपकी मेमोरी हो गया बाह्य वाले। और प्राइमरी मेमोरी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राइमरी मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का एक तरह से मेन मेमोरी कहा जाता है। क्या है, मेन मेमोरी यानी मुख्य स्मृति। तो मुख्य स्मृति को हम किस नाम से जानते हैं, प्राथमिक, यानी हम कह दें प्राइमरी या इंटरनल, एक ही बात है। अब देखिए, इसके 2 पार्ट करूंगा मैं। इसके 2 पार्ट कौन कौन से हैं, ध्यानपूर्वक देखना है आपको, और सुनना है, मुझे समझना है, याद भी करना है। एक तो रैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, पूछे जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन स्थायी था कौन अस्थायी था, कौन पत्नी थी कौन साली थी, भुला जाता है लोग। आज भुलाइएगा मत, पत्नी जो होती है वो परमानेंट और साली होती है टेम्पररी। तो इसमें साली कौन है और पत्नी कौन है, याद रखिएगा। रैम जो होता है ये होता है, इसको हम क्या बोले थे कि ए जो लिखा होता है इसको उलटिएगा तो यू हो जाएगा, यानी वी हो जाएगा, सॉरी, ए को उलटिएगा तो ऐसे भी जैसा हो जाएगा। तो ये है वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी है, यानी ये परिवर्तनशील मेमोरी है, जो परिवर्तनशील हो जाएगा, मतलब साली बदल जाती है, साली की शादी हो गई वो किसी और के साथ चली जाएगी। तो वोलेटाइल को हम बोलते हैं अस्थायी स्मृति, अस्थायी। मैं ये भी समझा दे रहा हूं, फिर से मिटाऊंगा थोड़ी देर बाद। रॉम जो होगा, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ लिखना थोड़ा मुश्किल है, बोर्ड छोटा है, बहुत सारे चीज़ें ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बट मैं बोल रहा हूँ, समझते जाइएगा। और फिर भी अगर इसको लिखा हुआ चीज़ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा कंप्यूटर बाय तरुण सर, या फिर कंप्यूटर बाय आजाद जेपीएससी अकेडमी, वो आपके कंप्यूटर वाले वीडियोज आ जाएंगे, वहाँ पे सारे मैंने ये बहुत अच्छे से करा रखे हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये वोलेटाइल मेमोरी यानी अस्थायी, ये साली हो गई, बस इतना याद रखती, ऐसे तो याद हो जाएगा तुरंत, साली और वो कहे तो। ये रॉम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी ये क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब गैर परिवर्तनशील इसे हम बोलते हैं,
वोलेटाइल मेमोरी, यानी ये अस्थाई मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। पत्नी क्या परमानेंट ही रहती है ना। अब यहाँ पे रैम के मैं करूँगा कुछ पार्ट। रैम के कितने पार्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। रैम के मैं 3 मुख्य रूप से पार्ट बनाता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा चीज़ों को। पहला तो है एस रैम, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और अगला है कैच, CACHE। इसे कैच भी कहते हैं कुछ लोग कैश मेमोरी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रॉम के भी मैं 3 पार्ट कर देता हूं। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, तो रॉम के भी 3 भाग समझिए। पी रोम और फिर है EEPROM और फिर है EEPROM। ये क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली नहीं इरेजेबल, सॉरी ये इरेजेबल प्रॉम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हो गया EEPROM। अब मैं एक एक समझाता हूँ। एस रैम, डी रैम और कैच ये होते क्या हैं। देखिए एस रैम जो होता है, कैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, अभी मैं ये समझाऊंगा। कैच बहुत ही उपयोगी। एस रैम क्या होता है ये समझिए। जैसे आपने कोई डाटा लिखा 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही लिखता हूँ, नहीं 10 तक लिख देता हूँ, 8 9 10 तक मैंने कोई डाटा ऐसे ऐसे फीड कर दिया कंप्यूटर में। एस रैम में क्या होगा कि बीच से मैं कोई 2 डाटा उड़ा दिया 4 5, तो ये अपने जगह पे ऐसे ही रहेगा, 1 2 3 फिर 6 7 8 9 10 नहीं रहेगा। ये एस रैम की खासियत होती है, क्योंकि ये रैम क्या है, अस्थाई है ना। और दूसरा क्या है, डी रैम। डी रैम में क्या होगा कि जैसे ही मैं ये काम किया तो 1 2 3 फिर यहाँ ये खसक के 4 5 6 7 8 तक आ जाएगा। मतलब चीजें खसक के इसमें कॉमन हो जाती हैं और इसमें चीजें खसकती नहीं है। कैश मेमोरी क्या होता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कैश मेमोरी। देखिए कैश मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच का भाग होता है। यदि हम कह दें कि मेन मेमोरी जो होता है, मेन मेमोरी आपका क्या है, मेन मेमोरी और सीपीयू इन दोनों के बीच का भाग होता है कैच, CACHE। अब आप बताएंगे प्रोसेसर जो काम करता है और मेमोरी जो काम करती है, इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करता है। और कैश के बारे में एक चीज और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि मेमोरी और प्रोसेसर के बीच जितने भी गति अवरोध होंगे उनको दूर करता है कैश। मेमोरी और प्रोसेसर, जो प्रोसेसर आपका लगा होगा कंप्यूटर में और जो मेमोरी है, उनके बीच जो भी आएगा बीच में मार मुड़ के भगा देगा, भागो भागो भागो, और उनके बैलेंस को बनाए रखेगा। समझ में आया? फिर से समझाता हूं। कैश जो है मेमोरी और सीपीयू के बीच का भाग होता है, मतलब बीच रहता है। प्रोसेसर होता क्या है, किसी भी चीज को प्रोसेस करना। जैसे आपका मोबाइल कितना फास्ट चल रहा है, प्रोसेसर जितना फास्ट रहेगा उतना फास्ट आपका मोबाइल चलेगा। कभी मुझे याद है कि नोकिया का जो फोन हुआ करता था छोटा वाला, उसके प्रोसेसर बहुत धीमे होते थे क्योंकि वो धीमा धीमा काम करता था, बटन दबाइए धीरे धीरे। अभी तो पता नहीं छू देता हूँ यहाँ, पता नहीं क्या बवाल मच जाता है। अभी केवल छूने भर देर है, ऐसा क्लिक किया पता नहीं क्या हो जाएगा, एक पल में दुनिया ध्वस्त हो जाती है, केवल बटन दबाने भर का देर है। तो ये ऐसी प्रौद्योगिकी आ गई है। तो जो प्रोसेसर होता है, हमारे अंदर का प्रोसेसर क्या है, जैसे मैं फास्ट बोल रहा हूँ, जैसे मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, तो मेरे अंदर प्रोसेसर थोड़ा ठीक ठाक है। अब बिल्कुल जो स्लो बोलते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आज आप लोगों को यहाँ पर, अब देखिए इनका प्रोसेसर थोड़ा ढीला है, तो ये धीरे धीरे बोलेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे। और प्रोसेसर और मेमोरी के बीच, यानी जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ एक प्रोसेस के थ्रू, और मेरा मेमोरी में वो चीज़ पहले है, तो इनके बीच कैच मेमोरी होता है। वो सब हटाता है, अल्टू पल्टू को हटाओ और इनको कम्युनिकेट करो ठीक से, इनके बीच समन्वय स्थापित करो और इनके बीच जो गतिरोध है उसको दूर करो। तो कैच मेमोरी होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कैच मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैच मेमोरी ना रहे तो फिर वही है कि मेमोरी झगड़ने लगेगा, मेमोरी और ये प्रोसेसर के बीच के अवरोध जो होंगे उनको दूर नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे इसको यूं समझ लीजिए, कैच मेमोरी एक एग्जांपल से और समझाता हूं। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक किताब हैं, यानी स्टूडेंट को हम ले लें कि एक प्रोसेसर के तहत काम करता है और किताब क्या है, एक मेमोरी है, उसके बीच मैं खड़ा हूँ। तो मैं अगर आ गया तो समझिए कि मैं कैश मेमोरी हो गया। मैं आप लोग दोनों के बीच का डाउट दूर कर दूंगा। आपके मन में पहले से था कि नहीं सर
ये चीज़ ऐसे होता है, लेकिन किताब में ऐसे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ बोला धड़ 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 अलग अलग कर दिया और फिर इनको ठीक कर दिया। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। कैश मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैश मेमोरी तो याद रखेगा। तो इसको एक ऐसे याद रख लीजिए आप कि ये प्रोसेसर है, मान लीजिए ये प्रोसेसर के बीच में आपका CACHE कैश मेमोरी हो गया, और मेमोरी यहाँ पे कर दीजिए। प्रोसेसर और मेमोरी के बीच ये सेतु का काम करता है। कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि मेमोरी और प्रोसेसर के बीच सेतु का काम कौन करता है, पुल का काम कौन करता है, तो कैश मेमोरी। इतनी बातें तो आपको याद हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये पीरोम को हम बोलते हैं OTP, वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप कहते हैं इसमें। यानी पीरोम को जब भी कंप्यूटर है, जैसे मैं मोबाइल खोलता हूं, जैसे मैं मोबाइल खोला मान लीजिए, या फिर कुछ खोला, जैसे इसे खोला, इस ढक्कन को खोला, इसको समझ लीजिए, तो ये जाके यहीं फीड होगा। मतलब कंपनी ऐसा बना के दी कि जैसे ही फीड करूंगा पुट से बजेगा। ये देखिए पुट से बजा, तो ये ऑटोमेटिकली फीड है। पीरोम, ये रोम क्या होता है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर हो या फिर कोई डिवाइस हो या फिर आपका ये मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, उसमें ऑटोमेटिकली फीड रहता है। यानी इसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसको कितना कुछ करेंगे पुट से करवे करेगा। हाँ ये अलग बात है कि दांत से चबा देंगे, बचपन वाला आदत तो पुट पाट नहीं करेगा, टूट जाएगा, अलग बात है। बट ऐसे नहीं, ऐसे इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। पीरोम हो गया। ईपीरोम क्या है, इरेजेबल। देखिए इरेजेबल, इसे हम पराबैंगनी प्रोम भी कहते हैं। पराबैंगनी किरणों से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये अल्ट्रावायलेट, इसे हम अल्ट्रावायलेट जो होता है रेज, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से भी इसे हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसे अल्ट्रावायलेट लाइट से अगर हम चाहें तो इसको मिटा के फिर दोबारा अरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में एक चीज खाली आपको याद रखना है कि इसे हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैश मेमोरी कहते हैं। ये याद रखिएगा, इसे हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ये रैम और रोम जैसा सिद्धांत पर काम करता है। रैम और रोम दोनों का उदाहरण अगर देना हो तो आप कह सकते हैं EEPROM। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बात और, रोम का यदि मुझे एग्जाम्पल देना हो तो मैं दूंगा BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहां पे मैंने लिखा बायोस। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, समझाता हूं इसको। सब पहले इस भाषा में समझाता हूं। देखिए, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप स्टार्ट करते हैं, तो बायोस ही है जो पूरा सब जगह सर्च मारता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है, चलो आप कंप्यूटर ऑन कर सकते हो। यानी जैसे ही ऑन किए, कंप्यूटर तुरंत ऑन ना होकर कुछ टाइम लगाता है। यानी हार्डवेयर के जितने भी पुर्जे हैं उनको चेक करना और बताना कि हाँ ये ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो चलो भाई ये कर लो। जैसे इसको फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, जब भी मैं वीडियो शूट करने आता हूँ या क्लास लेने, तो सबसे पहले मैं बोर्ड को अभिवादन करता हूँ, पूछता हूँ, मार्कर को अभिवादन करके पूछता हूँ क्या भैया रेडी हो, आज बच्चों को पढ़ा लूँ। फिर मैं पूछता हूँ अपने कैमरे से ठीक ठाक काम कर रहे हैं भैया जी, और ये माइक से पूछता हूँ कि क्या आप सॉलिड काम करें। एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ कि क्या आवाज़ मेरी क्लियर आ रही नहीं आ रही है। पता चला कि मतलब आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो बना, आवाज़ ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले पूछता हूँ, यानी ये क्या एक स्ट्रक्चर, यानी ये बायोस का काम हुआ। बायोस पहले क्या करता है, बताता है कि हाँ सिस्टम बिल्कुल सब जुड़े हुए हैं, कंपोनेंट जितने हार्डवेयर हैं वो सब कुछ कंप्यूटर से ठीक ठाक लगे हुए हैं, तब वो कंप्यूटर स्टार्ट करता है। तो ये रॉम का सीधा सीधा उदाहरण है। बायोस का मतलब ये हुआ कि ये कंप्यूटर में पहले से फीड है, ये परमानेंट है, इसको हटाया नहीं जा सकता, हटा नहीं सकते आप। चलिए इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क मतलब एक छोटा मेमोरी, सीडी के जैसा देखे होंगे आप, मतलब प्लास्टिक की होती है, छोटी सी सीडी जैसा ही होता है। सीडी गोला होता है या चरखूटा टाइप का होता है, तो ये छोटी मेमोरी मानी जाती है। सीडी तो आप सभी जानते हैं, कम्पैक्ट डिस्क, और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD 8 GB 12 GB 16 GB ऐसे चलते हैं जो भी है। तो इतनी बातें आपको एक पॉइंट से निकल के, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब मैं दूसरा पॉइंट लेने के पहले एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट खिंचवा देता हूँ, खींच लीजिए, तो फिर मैं अगले पॉइंट पे बढ़ूं। खींचिए फटाक से इसका, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब दूसरा पॉइंट लेता हूं, इसको मिटाता हूं, थोड़ा टाइम थोड़ा जगह मिल जाएगा, है ना। मिटा दूं इसे, तब तो बहुत जगह बच जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पे देखिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है, लेफ्ट माउस बटन को दबाए रखकर माउस पैड पर घुमाने को क्या कहते हैं। सबसे पहले समझिए, यहाँ कुछ चीज़ें मैं समझा देता हूँ, उसके बाद उत्तर दूंगा। पहले उत्तर दे ही लेता हूं, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसको हम कहते हैं
सॉरी, रोटेटिंग कह लीजिए, रोटेशन कह लीजिए, चलेगा। रोटेटिंग या रोटेशन एक ही बात है, चलेगा। हम इसे क्या कहते हैं? रोटेटिंग। क्या कहते हैं? रोटेटिंग। क्या है भाई? लेफ्ट माउस बटन को, माउस में आपने देखा होगा इस तरह के जो होते हैं, इस तरह से एक बटन इधर, एक बटन इधर और एक स्क्रॉल करने वाला ये, यानी कभी पूछे कि माउस में कितने बटन होते हैं, तो 3 बटन, लेफ्ट राइट और बीच में स्क्रॉल करने वाला। लेफ्ट माउस बटन को दबाए रखकर, ये वाला मैं दबाया हूं, और माउस को माउस पैड ऐसा होता है, चढ़खूंट या गोला भी कहीं के रहता है, इस पे ऐसे घुमाने को हम क्या कहते हैं? रोटेटिंग कहते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन और पूछ देगा कि बताइए कि मैटर को अगर हम खींच कर कहीं और रख रहे हैं, मतलब मैटर को अगर हम खींच कर, ड्रैग करके मैटर को कहीं और रख रहे हैं, मतलब मैटर को केवल खींच रहे हैं, सॉरी, 2 चीजें यहां से याद रखिएगा। एक तो हम माउस को वैसे ही बाएं बटन दबाए हैं, बाएं लेफ्ट राइट ड्रैग कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? और एक है कि हम उसको कॉपी करके अन्य जगह पे ले जाते हैं, तो उसको पेस्टिंग कहते हैं। लेकिन जो हम ड्रैग करते हैं, उस मैटर को जो खींचते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग। क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग। अब फिर से एक बार समझाता हूं। और एक है पेस्टिंग। तीनों चीज समझ लीजिए ध्यानपूर्वक। रोटेटिंग किसे कहते हैं? जब माउस को के बाएं बटन को दबा के ऐसे से यहीं घुमाते रहेंगे तो रोटेटिंग। ड्रैगिंग का मतलब कि माउस को दबा के ऐसे से खींच रहे हैं, केवल ड्रैगिंग। और पेस्टिंग का मतलब कि उस जगह से कॉपी करके कहीं और स्थान पर ले जाके पेस्ट किए। जैसे मान लीजिए 5 यहां लिखा हुआ था इस पेज में, और हमें इस पेज पे लाना है, तो इसको कॉपी करके यहां किए, तो उसको बोलते हैं पेस्टिंग। माउस से मुझे याद आता है कि माउस को बोलते हैं निविष्ट युक्तियां। अब भाई निविष्ट क्या होता है? निविष्ट युक्ति, निविष्ट का मतलब क्या होता है? अब याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस। जेएसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है कि भाई निविष्ट युक्ति कौन सी है, तो आप बोलिएगा ये माउस। ठीक है, माउस को हम एक्चुअली माउस न कह के, देखिए माउस का जो खोज करता थे, क्या नाम था उनका? एंजेलस डगलस कार्ल एंजल बर्ट उनका नाम था। क्या था? माउस के आविष्कार कारक कौन थे? डगलस एंजल बर्ट। डगलस एंजल बर्ट, याद रखिएगा। माउस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? माउस का एक्चुअली नाम क्या है? तो माउस का एक्चुअली नाम है पॉइंटिंग डिवाइस। इसका एक्चुअली यानी वास्तविक नाम क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। अब चूंकि माउस नाम क्या दिया गया था? चूहा जैसा दिखता है, मूस जैसा दिखता है, मूस मतलब चूहा, तो माउस उसी से बन गया। और पहले लकड़ी का हुआ करता था, बाद में इसके विकास हो गया। अब तो माउस के कई प्रकार हो गए, जैसे माउस एक तार से लगा हुआ रहेगा, एक डिजिटल माउस आ गया जिसमें आपका ब्लूटूथ या छोटा सा देता है चिप टाइप का, वो लगा दीजिए लैपटॉप या कंप्यूटर में, और माउस में कोई तार नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। तो इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस, यानी हम हिंदी में इसे कहेंगे संकेतन युक्ति। दोनों नाम याद रखिएगा, पॉइंटिंग डिवाइस या संकेतन युक्ति कहते हैं किसे। और इसके जो खोज करता है वो कौन है? डगलस एंजल बर्ट। डगलस एंजल बर्ट इसके खोज करता है। एक छोटा सा डिवाइस है जिसमें 3 बटन है, लेफ्ट राइट और बीच वाला। लेकिन एक सवाल और आता है कि माउस को अगर हम डबल क्लिक करें तो किसी भी चीज को सेलेक्ट करता है। ऐसे डबल क्लिक कर दें लेफ्ट वाले को एक बार दबाएं तो चलिए, डबल बार दबा दे तो वो सेलेक्ट करता है, बट उसकी सूचना जाती है सीपीयू में, ये भी याद रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला चलते हैं 3rd नंबर पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मॉडेम क्या होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझा देता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा। देखिए मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा इसे मुझे मिटा लेने दीजिए, है ना। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यहाँ पे जगह बन जाए तो लिख दूंगा मैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये है क्या एक्चुअली? मॉडेम करता क्या है? तो देखिए मॉडेम का क्या होता है काम। कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल भेजता है, डिजिटल सिग्नल को पहचानता है, डिजिटल सिग्नल को भेजता है। और जो आपका टेलीफोन लाइन है वो एनालॉग सिग्नल को जानता है, एनालॉग संकेत को और ये डिजिटल संकेत को। मॉडेम एक ऐसा युक्ति है, युक्ति मतलब डिवाइस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बार बार आता है युक्ति, तो जब भी युक्ति आए आप सीधा सा मीनिंग समझिएगा, डिवाइस। ठीक है, डिवाइस, युक्ति का मतलब होता है डिवाइस। मॉडेम एक डिवाइस है जो करता क्या है? कंप्यूटर
में जो कंप्यूटर का जो डिजिटल सिग्नल है उसको भेजता है एनालॉग सिग्नल में यानी टेलीफोन लाइन में, और वापस टेलीफोन लाइन को डिजिटल सिग्नल में प्राप्त करता है। इसी का नाम है मॉडेम। मॉडेम का मुख्य रूप से काम यही होता है। और एक और फंक्शन पूछ देगा आपसे कभी कि बताइए मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में यानी टेलीफोन लाइन तक पहुंचाने को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। और टेलीफोन लाइन चूंकि एक ही सिग्नल एनालॉग सिग्नल को जानती है, वो डिजिटल सिग्नल को पहचानती नहीं है, वो तो कन्वर्ट होकर यहाँ रहा है ना, तो टेलीफोन लाइन अगेन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में भेजती है, उसे हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। और यही होता है मॉडेम का काम। मॉडेम की गति हम बाउड या बीपीएस में मापते हैं। बाउड BAUD बाउड या बीपीएस, बिट पर सेकेंड, बिट पर सेकेंड, या इसे हम केबीपीएस में भी मापते हैं। केबीपीएस किलोबाइट पर सेकेंड। याद आया? एक बार फिर से मैं रिमेंबर करा दूं, जो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि मॉडेम का फुल फॉर्म बताइए, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर काम क्या होता है, तो याद रखिएगा कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में टेलीफोन लाइन जो है वहां तक पहुंचाना, और टेलीफोन लाइन से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल तक लाना, ये होता है मॉडेम का काम। तो मॉडेम का काम समझ गए होंगे। मॉडेम की स्पीड को हम कैसे मापते हैं, बाउड या बीपीएस बिट पर सेकेंड, या केबीपीएस किलोबाइट पर सेकेंड। अब आपका स्टैंडर्ड जो मॉडेम है उसकी स्पीड ऐसे होती है 9600 बीपीएस और 33600 बीपीएस, और एक और है 28000 बीपीएस बिट पर सेकेंड। याद इतना रखिएगा, 33600, 28000, 9600 बीपीएस। यहाँ पे मैंने पी लिख दिया है ना, बी होगा बीपीएस बिट पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब आते हैं कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। अब देखिए एक चीज मैं बता देता हूं पहले ही, डेट को लेके बहुत सारे विद्वानों में मत भिन्नता है। कोई डेट मांगता है 1942, तो कोई कहता है 1946 भी है। तो इस डेट को याद रख लीजिएगा। हालांकि ये डेट मैंने ऑथेंटिक जगह से ही लिया है, तो इसे ही याद कर लीजिए। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, थर्ड, यानी कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और अभी चल रहा है फिफ्थ जनरेशन। इसमें मुख्य रूप से हुए क्या थे, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशन में। एक प्रश्न तो पक्का पूछा जाता है, तो इसको रटवाता हूँ, रटिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट में प्रयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। पहले तो आप समझ लीजिए, जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे उन्हें समझाता हूं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। मैं ये हाथ को टच कर रहा हूं, गाल को टच कर रहा हूं, आंखों को टच कर रहा हूं, ये टच कर रहा हूं, ये छू रहा हूं, ये मेरे हार्डवेयर हैं। मेरे दांत जो भी दिख रहा है, जो इसको मैं छू रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, वो मेरे हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के आधार पे ही काम करता है। मेरे अंदर सॉफ्टवेयर ये है कि सांस चल रहा है, सॉफ्टवेयर है। मेरे अंदर दिल की धड़कन, सॉफ्टवेयर है। मेरे अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है अंदर से, वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। यानी उसी फंक्शंस पे मैं काम करता हूँ। मेरे अंदर भी एक मशीन है, मनुष्य के अंदर भी एक मशीन, एक टाइप की मशीन है, धड़ 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 सब कुछ हो रहा है, तो वो मेरा सॉफ्टवेयर हुआ। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो एक ढांचा होता है ऊपर का, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे इसको समझिए। तो पहले मैं अपनी बात समझा देता हूं। मेरे अंदर जो भी चल रहा है, जैसे सांस लेना छोड़ना है ना, धड़कन आना जाना, ब्लड प्रेशर हो गया, नाड़ी दर हो गया, ये सब क्या है, मेरा सॉफ्टवेयर है। इसी फंक्शन पे मैं काम कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं तो उसी फंक्शन पे बोल रहा हूं। अगर अचानक मेरा धड़ धड़ बहुत ज़्यादा होने लगे तो मैं बहुत स्पीड में बोल लूँगा, माइक पे सब फट जाएगा, है ना। और अगर मेरा कम हो गया तो बिल्कुल स्लो हो जाऊँगा। तो ये सब मेरे अंदर के फंक्शन से काम कर रहे हैं। यानी मेरे कहने का मतलब कि कंप्यूटर के दो कंपोनेंट यानी पार्ट होते हैं मुख्य तौर पर, एक तो सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर। जिसे आप छूते हैं वो हार्डवेयर है, यानी जैसे कंप्यूटर के ऊपरी पार्ट को आप छू रहे हैं, सब हार्डवेयर है, लेकिन अंदर क्या होता है लाइन देने के बाद वो आप नहीं जानते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर पे काम करता है। जैसे आपका एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में कई तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, तो मेरे अंदर सॉफ्टवेयर समझ गया। अब ये समझिए कलम है, इसको मैं छू रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, ये हार्डवेयर हो गया। लेकिन इसके अंदर जो लिखता है, ये जो लिखता है, ये नहीं, ये छू रहा हूँ वो नहीं, वो अंदर जो इसका गुण है, क्वालिटी है, जिसके बेस पे ये काम करता है, जिसके बेस पे इसका पहचान है, वो सॉफ्टवेयर है।
है ना। तो ये समझ लीजिए, पहले जो नए बच्चे हैं वो समझ गए होंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है। तो आपसे पूछा कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी यानी 1942 से 56 तक जो चली उसमें प्रयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज किए गए थे वो मैं एक बार यहाँ पे बता दूं, लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक बार पीढ़ी याद करा देता हूँ। ठीक, पीढ़ी याद कर लीजिएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत। प्रथम पीढ़ी 1942 से 56, मेरे साथ बोलिएगा वीडियो देखते देखते। 42 से 56, 42 से 56, 42 से 56, 56 से 65, 56 से 65, 56 से 65, 56 से 65, 65 से 75, 65 से 75, 65 से 75, 75 से 89, 75 से 89, 75 से 89, सब में 1900 जोड़िएगा। 1975 से 89, 1989 से अब तक याद हो गया। चलिए 1942 से 56, 56 से 65, 65 से 75, 75 से 89, 89 से अब तक। 1942 से 1942 से 56, 56 से 65, 65 से 75, 75 से 89, 89 से अब तक। फिर एक बार और 42 से 56, 42 से 56, 42 से 56, 56 से 65, 56 से 65, 65 से 75, 75 से 89, 89 से अब तक। 5वीं जनरेशन, बात खत्म। चलिए अब इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन कौन सा यूज हुआ था। तो देखिए हार्डवेयर जो यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात ट्यूब, ये लगाए गए थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में लगभग आपके 8000 कितना लगभग लगाया गया था, मैं बता देता हूं, एक बार मैं भूल गया, दिमाग में से मेरा भी निकल गया। लगभग कितने लगे थे, 1800 वैक्यूम ट्यूब्स, 8000 नहीं, लगभग 1800 वैक्यूम ट्यूब्स लगाए गए थे। और बहुत भारी था, भारी कितना तक कंप्यूटर, तो 30 टन। 30 टन तनी मनी नहीं होता है, तो 30 टन। अब तो लैपटॉप क्या है, आप हाथ में लेके घूमते हैं, है ना। तो वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था हार्डवेयर के रूप में। और सॉफ्टवेयर क्या था, मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। यहीं पे आया था आपका इनियाक। एक व्यक्ति का नाम मत भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनका नाम है जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मिचली। ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने इनियाक जो नाम ये जो बनाया था, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, उसका नाम क्या दिया था, इनियाक। इनियाक का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर से एक बार, इनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये था इसको जो बनाने वाले थे प्रोफेसर जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मिचली साहब बनाए थे। एक और था आपका यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसमें कई चीज बने थे। तो पूछेगा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं उसमें क्या बना था, तो इनियाक याद रखिएगा। और क्या यूज किया गया था, कौन सा हार्डवेयर, तो आप कहिएगा वैक्यूम ट्यूब। बहुत गर्म होता था ये, गर्म होते होते बोला कि अब दूसरी पीढ़ी का लाते हैं। हर बार क्या होता है, डेवलपमेंट किया जाता है। तो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आया, सेकेंड जनरेशन 1956 से 65। इसमें क्या लगाया गया हार्डवेयर के रूप में, लगा दिए ट्रांजिस्टर। चलो भाई ट्रांजिस्टर लगाता हूं, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप लगाया गया इसमें हार्डवेयर के रूप में। और सॉफ्टवेयर में असेंबली भाषा फोर्ट्रॉन और कोबोल। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि फोर्ट्रॉन क्या है, कोबोल क्या है, तो बोलिएगा आप असेंबली भाषा, यानी ये समझने की भाषा है, कंप्यूटर समझती है भाषा। इसमें IBM बना था। थर्ड जनरेशन जो 1965 से 75, इसमें SSI MSI इंटीग्रेटेड सर्किट, एक नए प्रकार के सर्किट लगा के बोलेंगे ये भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, चलो दूसरा सर्किट बदल के देखता हूं। और इसमें सॉफ्टवेयर था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कहां लाया गया था, यहां पे। और फिर बेसिक का यूज किया गया था, BASIC, ठीक है। इसमें मिनी कंप्यूटर बने थे, छोटे छोटे कंप्यूटर बनाए गए थे छोटे आकार के। फोर्थ जनरेशन 1975 से 89, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट लगाए गए और माइक्रो प्रोसेसर। हम जो ब्रेन का बात कर रहे थे अभी कि हमारा जो ब्रेन है, यानी हमारा मानव मस्तिष्क का ब्रेन तो चलिए अलग है, बट कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं हम CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगाए गए, वेरी लार्ज स्केल के, मतलब बहुत बड़े स्केल के इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC जो बने होते हैं उसमें जो चिप लगे होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ है, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है, भारत की IT राजधानी है वो। IT राजधानी क्यों कहा गया, क्योंकि वहां बहुत सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट बनते हैं और विश्व को निर्यात भी होते हैं, याद रखिएगा। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर। इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और डाटाबेस सॉफ्टवेयर और GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज किया गया। इसमें माइक्रो कंप्यूटर बने, यानी पर्सनल कंप्यूटर यही बना था। तो पर्सनल कंप्यूटर पूछेगा तो बोलिएगा फोर्थ जनरेशन की देन है। कभी मैं इसका डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, मेरा ना मन नहीं भरता है इतने से, ये छोटे तौर पे लिखा हुआ है, छोटे तौर पे। कभी पूरा डिटेल में बनाऊंगा तो मजा आएगा और वो बाद में बना दूंगा। फिफ्थ जनरेशन 1989 से अब तक ये
चल रहा है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब क्या हुआ, मल्टी काम, मल्टीपर्पस। ये सब काम, जैसे पहला जो था वैक्यूम ट्यूब, एक बार में एक ही काम निपटाता था। जब आधार कार्ड बनवाइए तो नाम लिखा रहा है, धीरे धीरे काम होता था, एक बार में एक एक काम निपटाता था पहला वाला ENIAC वाला। लोगों ने सोचा कि इतना स्लो काम होगा तो फिर कंप्यूटर का फायदा क्या है, फिर ब्रॉड स्तर पे। अब 5th में देखिए मल्टीमीडिया, दुनिया भर के, इधर मेरी वीडियो देख रहे हैं, उधर गेम भी चल रहा है, उधर कई ऑपरेशन हो रहे होते हैं। मोबाइल फोन्स में भी ये सुविधा है कि एक तरफ वीडियो चल रहा है, एक तरफ कुछ काम कर रहे हैं, एक तरफ कुछ और चल रहा है। तो कई फंक्शन है, आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि एक साथ कई फॉर्म भरे जाते हैं, एक तरफ कोई गाना सुन रहा है, कोई फॉर्म भरा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये मल्टीमीडिया। इंटरनेट आया यहाँ पे, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह। अब सॉफ्टवेयर के रूप में क्या, सॉफ्टवेयर हालांकि इंटरनेट से बनी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐप आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे चीज आ गए जो मानवों का काम आसान करने लगे। अब आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो किसी टीचर की जरूरत नहीं भी है, तो आप कहीं से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सीख सकते हैं। इसमें आया नोटबुक और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए ये फ्री हिट का तीसरा भाग था। आशा करता हूँ इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। ये सब याद एक बार कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, और बाकी इसको बहुत अच्छे से देखना है। दूसरी बात कि कंप्यूटर के जो क्लास मैंने दे रखे हैं, आपके CGL एग्ज़ामिनेशन जो है, जो उम्मीद करता हूँ कि अगस्त में उम्मीद है, तो उसको लेके आप बहुत अच्छे से रीड करिए। बाकी जो वीडियोज़ हैं देखिए, है ना। और जो LDC वाले हैं, खासकर लोअर डिविजनल क्लर्क जिनका फॉर्म भी भरा रहा है ना, और LDC स्टेनोग्राफर, इन ये सभी लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा कीजिएगा। यहाँ से बहुत सारा चीज़ आपका होगा। जब आप एग्ज़ामिनेशन में जाइएगा तब भी ये क्वेश्चन आएंगे, और जब एग्ज़ामिनेशन के बाद जाएंगे तो वो काम आपको करने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी यहाँ से समझ में आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आप सबों को धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सबों ने कुछ सीखा होगा। मस्त रहिए, अपने लाइफ में व्यस्त रहिए, और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।